सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी क्रिएटर। मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, शेयर भी कर लिया होगा बहुत से आपके फ्रेंड्सों को, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। एंड प्लीज़ 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 शेयर करिए, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है अभी। और आपके फ्रेंड्स को, वो लोग क्लास नहीं जा पा रहे, आप खुद नहीं जा पा रहे, तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ना होगा। तो यहाँ पे सही आप अभी पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे जाके ज़्यादा एक टाइम पे बर्डन ना आए। क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है कि कॉलेज चालू होंगे अप्रॉक्सीमेटली सितंबर को। ठीक है, तो सितंबर को चालू हो गए तो पोर्शन आपको उस टाइम पे हाफ पोर्शन एक्चुअली कंप्लीट हो जाते थे हर कॉलेज के पहले। तो अभी वैसा नहीं होगा। तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा पहले से करना होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए और खुद की भी हेल्प कीजिए, जल्दी पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। सो लेट मी स्टार्ट विद दी फर्दर टॉपिक, दैट इज़ एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है सबसे पहला किसने? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते, थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो देख लेते कि हेनरी फ्योल है कौन। तो हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर है। हाँ, ये इंजीनियर है, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है। एक इंजीनियर है जिसने कि अपने बिजनेस के अंदर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। और उसके बाद उसने देखा कि कौन से आइडियाज़, कौन से डिसीजंस, कौन से तरीके हैं जो टेक्निक्स है वो करने के बाद हमारे बिजनेस को एक अच्छी पोजीशन पे आ रहा था, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा था। ठीक है, तो अभी ये कौन से प्रिंसिपल्स है? तो हेनरी फ्योल ने जब ये सब रिसर्च किया एंड एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके बाद उसने 14 ऐसे प्रिंसिपल्स निकाले। कितने? 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के, टोटल 14 प्रिंसिपल्स। तो 14 प्रिंसिपल्स उसने निकाले हैं। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, आपको एक लॉन्ग आंसर आता है और एक शॉर्ट नोट आता है। अगर लॉन्ग आंसर में हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल आपको पूछते हैं तो आपको पूरे के पूरे 14, हाँ पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स लिखने पड़ेंगे। और अगर वही शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी 7, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स आपको प्रिंसिपल्स के लिखने हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसके प्रिंसिपल है क्या। तो प्रिंसिपल, तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से पता चल गया होगा कि काम को बांटना है। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। और हर वो छोटा काम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देना चाहिए जो कि उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, ताकि ये सारे छोटे छोटे काम जो आपने डिवाइड किए हैं ये प्रॉपरली हो। ना कि आप किसी एक को ही सारा काम दे दे, भाई ये ले तो पूरा पूरा का पूरा कर, नहीं कर पाएगा ना। उसको पता है कि भाई उसकी लिमिट्स इतनी है, वो उतना ही कर पाएगा। ठीक है, आप पुश करोगे, थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकते हो ताकि वो एफिशिएंसी उसकी क्रिएट हो। बट एकदम से आप बोलोगे कर। अभी आपको बोलते हैं कि चलो 1 महीने के बाद आपका 12th का बोर्ड है, अभी 1 महीने में क्या पूरे के पूरे 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ के निकाल सकते हो 1 महीने में और अचीव कर सकते हो आपका जो 90-80% का गोल है? मुश्किल है। कुछ कुछ लोग कर लेंगे, बट बहुत से लोग होते हैं मेरे जैसे जो नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन लोगों के लिए टफ होता है कि 1 महीने में पूरा का पूरा 5 का 5 सिलेबस पढ़ के निकाल दे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या? हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम बोलेंगे नहीं पढ़ना ही नहीं है मेरे को। इसके लिए हम लोग को पीरियड दिया जाता है 1 ईयर का, मतलब 8 to 10 मंथ्स का पीरियड दिया जाता है कि आप लोग आराम से वो थोड़ा थोड़ा करके कर लो। इसीलिए हमारा मेन 12 में देखोगे तो मेन जो बोर्ड का रिजल्ट है वही माना जाता है, वैसे ही 10th में भी। बट हम लोग का कॉलेज और स्कूल्स क्या करता है? यूनिट टेस्ट लेता है, फर्स्ट टर्म लेता है, देन सेकेंड यूनिट लेता है, फिर सेकेंड टर्म लेता है, देन प्रीलिम्स रखता है। क्यों करता है? क्योंकि वो आपको थोड़ा करके पढ़ा रहा है, ताकि आप जब लास्ट में बोर्ड्स हो तो उसमें आपका एक अच्छा परसेंट आए, एक अच्छे गोल अचीव कर पाओ। इसीलिए फर्स्ट यूनिट में थोड़े 2 चैप्टर्स होते, फर्स्ट टर्म में 4 हो जाते, उसके बाद में 2 और बढ़ जाते, 6 हो जाते, उसके बाद में
8 हो जाते सेकेंड टर्म, या डायरेक्ट प्रीलिम्स, किसी किसी में सेकेंड टर्म नहीं होता, डायरेक्ट प्रीलिम्स होते, तो पूरा का पूरा पोर्शन। और प्रीलिम्स बहुत से कॉलेजेस प्रीलिम 1 प्रीलिम 2 प्रीलिम 3 भी ले लेते हैं, तो जिससे हमारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है, समझा। तो वही है, अभी किसने क्या किया, हमारा जो एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके किया, इसीलिए एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाए। तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है कि अगर एक एम्प्लॉय का पूरा साल भर का काम बोल देगा भाई तू एक दिन में करके दे मेरे को, ऐसा नहीं कर सकता है ना वो, क्योंकि उसकी भी कैपेबिलिटी की भाई एक दिन में, एक साल का काम एक दिन में कैसे करेगा, या 10 लोगों का काम वो अकेला कैसे कर लेगा। 10 लोगों का काम भी उसको बोलेगा तो इसका भी कर, तो इसका भी कर, तो उसका भी कर, ये भी कर, वो भी कर, सब दे दे, नहीं कर पाएगा। तो उसको एक छोटा डिवीजन, प्रॉपरली सुटेबल वर्क देना पड़ेगा प्रॉपर पार्ट में, प्रॉपर एम्प्लॉय को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। देन सेकेंड है जो कि सबसे मेन है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी कोई सपोजिंगली कोई आपको एक काम है, ठीक है, एक काम आपको दिया गया है, तो वो काम करने के लिए अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि भाई तू ये काम ही कर, ये काम कर, बट आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है, आपको अथॉरिटी पावर नहीं दिया गया है कि आप उसको खुद के तरीके से कर पाएँ, ठीक है। आपको बस बोला गया वैसा ही करना है, बट रिजल्ट तेरे को निकालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा नहीं चलता है ना। उसके बाद आपको अथॉरिटी भी चाहिए कि भाई अभी मेरा सुन ही नहीं रहा है, वो सुन तो आपका रहा है, वो बोल रहा है कि जा तेरे बॉस को बोल, ऐसा थोड़ी ना भाई, थोड़ा पावर दो मुझे ताकि मैं उसे करवा के लूँ। अभी मैनेजर के पास क्या है, पावर है ना, कि वो एक डिसीजन ले सकता है खुद का डिसीजन लेके एम्प्लॉय से काम करा सकता है। तो वैसा ही है, समझा। अगर CEO मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई तो मैनेजर बट उसको पावर नहीं देता है कि तू भाई एम्प्लॉय को एक डिसीजन ले ताकि एम्प्लॉय को तो इस तरीके से काम करवा ले, उस तरीके से काम करवा ले, वैसे उसके पास पावर्स ही नहीं है कराने, कर पाएगा वो बराबर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, समझा। तो वह है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी अथॉरिटी होनी चाहिए उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, समझा। और अगर सिर्फ अथॉरिटी दे दिया उसे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते तो क्या होगा, वो उस पावर का मिसयूज़ करेगा, उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा, वो अपने अथॉरिटी का मिसयूज़ करेगा, खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा। ये आपको पता है कहाँ पे पावर का सबसे ज़्यादा इंडिया में मिसयूज़ होता है, ठीक है। सो वी विल गो टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई काम बराबर से होगा ही नहीं। फॉर दी बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑलवेज डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में क्या हमें डिसिप्लिन में रखते हैं, इसीलिए एक टीचर 60 स्टूडेंट्स को एक साथ में मैनेज कर पाते हैं ना, क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन होता है वहाँ पर, डिसिप्लिन में हमें रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में है, इसीलिए एक टीचर को ये आसान पड़ता है कि वो कर पाए। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिख के रखती है कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे टर्म्स है, आपको टाइम पे आना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, एंड ऑल सो एंड सो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सारी डिसिप्लिन है, टाइम पर जॉब पर जाना, टाइम पर आओगे तो काम वही टाइम पे स्टार्ट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा। अगर आप लेट जा रहे हो 10 बजे के जॉब को 12 बजे जा रहे हो तो 2 घंटा वेस्ट हुआ ना कंपनी का, इसके लिए। तो डेट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से क्या होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है। तो नाउ और फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एक बंदा है ना, एक एम्प्लॉय, उसको सिर्फ एक ही मैनेजर डायरेक्शन देगा, किसको, एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर डायरेक्शंस देगा, उसे काम करने बोलेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल बोलता है। अभी हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर सपोज एक एम्प्लॉय है, ठीक है,
वो कोई 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। अब ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए उसको कोई 2 अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग बॉस है, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, 2 अलग अलग बॉसेस है। अभी प्रोजेक्ट्स में क्या, अभी एक बॉस बोलेगा कि तू ऐसे कर, दूसरा बॉस बोलेगा कि तू ऐसा कर। अभी वो बोलेगा भाई मैं कैसे करूँ, वो बोलेगा इसने ऐसा बोला, वो बोलेगा नहीं तू मेरा सुन, दूसरा बॉस बोलेगा नहीं तू मेरा सुन। तो इससे क्या हुआ, कन्फ्यूजन बढ़ा ना इसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। और अगर यही दोनों प्रोजेक्ट के लिए अगर उसको एक ही बॉस होता, एक ही बॉस उसको डायरेक्शन देता, तो क्या ये कन्फ्यूजन आता कभी? कभी नहीं आता ना। वो बोलता हाँ एक ही बंदा है, वो कर लेता सीधा सीधा, हाँ ठीक है बॉस मैं करता वैसे, तो वैसे उसका काम हो जाता फटाक से, समझा। तो वही है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस या एक ही मैनेजर उसको डायरेक्शन देगा, ये बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। डायरेक्शन या ऑर्डर रिसीव करेगा एक ही बॉस से। तो अभी 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी है ये भी, ऑफ डायरेक्शन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो अब इसका मतलब क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बोलता है कि जो भी पूरा एक ग्रुप है ना, पूरा एक ग्रुप एम्प्लॉयज का जो पूरा ग्रुप है, वो पूरे ग्रुप को कोई भी एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा, मल्टीपल सुपीरियर नहीं देंगे, समझा। हाँ कंफ्यूज हो गया ना ये दोनों में, पता है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक ही एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर्स देगा, एक ही एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा, 2 सुपीरियर ऑर्डर नहीं देंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि पूरे ग्रुप को, इसमें एक नहीं है, इसमें पूरा ग्रुप है, तो पूरे ग्रुप को एक ही सुपीरियर देगा, ठीक है। कमांड में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, डायरेक्शन में एक ग्रुप है, ठीक है। तो पूरे ग्रुप को एक ही सुपीरियर देगा ऑर्डर, समझा। और उन पूरे ग्रुप का, जो पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है एक ही होगा, समझा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा वो। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होप करता आपको समझ गया अभी। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत बड़ा नाम है, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अभी इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बंदा है, उसका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको नहीं देखने का है, क्योंकि एक अकेले के इंटरेस्ट से ज़्यादा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग हैं, ये अकेला बंदा नहीं है, समझा। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं, हम लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट को देखेंगे, समझा। ये पॉइंट ये बोलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन पैसा, पगार, सैलरी। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन वही है, रेम्यूनरेशन पैसा, पगार जिसके लिए हम काम करते हैं। क्या रेम्यूनरेशन? अभी रेम्यूनरेशन कैसे देना चाहिए, कैसा देंगे? फेयर अमाउंट देना चाहिए। ये प्रिंसिपल बोलता है कि फेयर अमाउंट दो उसको, प्रॉपर अमाउंट देना चाहिए उसे, जितने का वो हकदार है, समझा। जितना उसको वर्क एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसको आपको रेम्यूनरेशन देना चाहिए, समझे। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल सिर्फ यही चीज़ बोलता है कि आपको एक एम्प्लॉय को प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, ठीक है। देन 8th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज 8th पॉइंट। 8th पॉइंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ
सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या, ये प्रिंसिपल बोलता है कि हर एक चीज़ सेंट्रलाइज होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छे से मैनेज होती है। अगर सब चीज़ें सेंट्रलाइज है तो ज़्यादा अच्छे। सेंट्रलाइज का मतलब क्या, अगर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कंट्रोल है वो या किसी एक बंदे के हाथ में हो या कुछ थोड़े चुने हुए लोगों के हाथों में हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। समझा, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ये बोलता है। और अभी सेंट्रलाइजेशन मोस्टली देखा जाएगा तो स्मॉल स्केल बिजनेसेस या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। HUF भी पकड़ लो एक बार, तो वो सब के लिए तो प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन बहुत आसान है। बट मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये थोड़ा सा सुटेबल नहीं है सेंट्रलाइजेशन। तो इसके लिए इधर क्या होता है, ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज में एक पर्टिकुलर बंदा, एक पर्टिकुलर हेड होता है जो कि वो पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करता है। सेंट्रलाइजेशन है इसमें भी, एक पर्टिकुलर बंदा पूरे उसको मैनेज कर रहा है और ये बंदा किसी एक ऊपर वाले को रिपोर्ट कर रहा है और देन वो बंदा किसी और ऊपर वाले को रिपोर्ट कर रहा है। तो इससे फ्यू पीपल है ऊपर, बट इतना को एक मैनेजर पूरे एम्प्लॉय बेस को मैनेज कर रहा है ना। तो अभी इसमें क्या, अभी डिसेंट्रलाइजेशन, अभी बहुत सारे डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएंगे। अगर 50-50 का भी ग्रुप लिया, मल्टीनेशनल कंपनीज में थाउजेंड पीपल काम करते हैं, तो उसमें कहीं से भी 100 का भी अगर हम लोग एक बंडल बनाते हैं, 100 इधर 100 इधर 100 इधर, तो भी बहुत सारे हो जाते हैं ना। तो अभी इसका क्या, तो इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर प्रिंसिपल फॉलो करना है तो ये लोग दोनों का एक बैलेंस निकालो। ना ही ज़्यादा तुम लोग डिसेंट्रलाइज कर दो, ना ही बहुत ज़्यादा कम तुम लोग सेंट्रलाइजेशन को रहने दो मल्टीनेशनल कंपनी में। इसको क्या कर दो, बैलेंस कर दो। थोड़ा इधर पैसे नीचे लेके आता, थोड़ा इसको इधर, एक प्रॉपर बैलेंस कर लो, तो उससे ये प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा। समझा। तो 8 पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एंड नाइन्थ इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। यस, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, अभी स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेन होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। इट इज़ ए चेन। अभी चेन का मतलब तो पता है कि स्टेट या क्रॉस जाएगा, वो एक पर्टिकुलर चेन होता है। ठीक है, तो अभी स्केलर चेन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाती है। अगर सपोज अभी आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो अभी आपको आपका कोई कंसर्न देना है कंपनी के हेड को, तो आप सीधे जाके नहीं दे सकते हो। आपको पहले आपके जो ऊपर का जो जूनियर, अगर सपोज आप एक अकाउंट के जॉब के लिए अभी जस्ट आपने रिक्रूट हुए हो, आप फ्रेशर हो, तो ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी आप अकाउंट के जस्ट एन एम्प्लॉय हो, अकाउंटेंट हो, तो अभी आपको क्या, आपका जो जूनियर अकाउंटेंट होगा उसको पहले रिपोर्ट करना होगा, देन जूनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट को रिपोर्ट करेगा, सीनियर अकाउंटेंट देन उसके में जाके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, देन मैनेजमेंट जाके तब कोई डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट एट CEO हायर लेवल एंड ऑल। अगर उसके ऊपर और भी कोई होता है तो फिर उसके पास जाएगा, फिर उसके पास जाएगा, तो वैसा करके जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। तो ये एक्चुअली होता है स्केलर चेन, एक पर्टिकुलर टाइप में, एक पर्टिकुलर लाइन में कम्युनिकेशन होता है। अभी क्या हो गया, अभी सपोजली कोई वो जो नीचे वाला अकाउंटेंट था उसको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो वो क्या ऐसा जाएगा, ये बोलेगा ये बोलेगा ये बोलेगा, जाते जाते तो भाई इन्फॉर्मेशन तो पहुंच गई, वो भी आधी अधूरी पहुंचेगी, इतने सारे लोग होंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन चलो एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंच भी जाती है तो भी वो डिसीजन लेने को और टाइम लगेगा, तो इसमें क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या, तो ऐसे सिचुएशन में एक जो ये ऐसा जा रहा था ना कम्युनिकेशन, इधर से पहला इधर गया, देन इधर, देन ये बंदे को बोला, देन इसको बोला, देन इसको बोला, तो अभी ये ऐसे जाने के बदले क्या होगा, ये बंदा डायरेक्टली इसके वो जाके बोल सकता है। हाँ, इसको बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन। डायरेक्टली
ही कैन गो अप टू दी हेड डायरेक्टली, और इसको बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन। और ये क्रॉस कम्युनिकेशन का क्या नाम है? गैंग, हाँ गैंग प्लैंक। हाँ गैंग प्लैंक है, और कुछ मत सोचना। क्या है? गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कम्युनिकेशन को गैंग प्लैंक बोलते हैं। क्या? जब एक बंदा डायरेक्टली जाके बोल रहा है। अगर ये सीरीज में जा रहा है तो ये क्या? स्केलार चेन है, ठीक है। तो ये क्या? अभी गैंग प्लैंक, समझा? तो ये ऐसे करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन है कि प्रॉपर एक टाइप में होना चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पूछो तो सीधा आके तुम बोल दो। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ स्केलार चेन, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? अभी नेक्स्ट है टेंथ। टेंथ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता है कि जो अभी एम्प्लॉयज़ है, अभी एम्प्लॉय को तो अपॉइंट कर लिया, अभी क्या उसे तुमने सही जगह पे रखा है। अगर वो एम्प्लॉयज़ को तुमने सही जगह पर नहीं रखा तो क्या वो प्रॉपर काम कर पाएगा? अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी की स्किल है कि वो बहुत अच्छा सेल्स कर सकता है, वो बहुत अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर है, तो उसके लिए प्रॉपर चीज़ क्या थी? वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाए। अगर उसी को रिक्रूट कर लिया एज ए अकाउंटेंट तो क्या वो उतने अच्छे से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी की स्किल्स थी कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकता है, लोगों से बात अच्छे से कर सकता है, तो इसके लिए उसे सेल्स भी होना चाहिए था। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यही बोलता है कि सही बंदे को या सही चीज़ को सही जगह पे और सही टाइम पे रखो। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबको फेयरली, बिना भेदभाव के आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो या सुपीरियर हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं, कोई डिपार्टमेंट के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपको एक प्रॉपर इक्वालिटी रखनी है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, इक्वालिटी, समझा। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मैं ज़रा इसको रब कर लेता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द 12th पॉइंट। मैंने रब कर दिया अभी इसको। तो हम लोग का 12th पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर, टेन्योर मतलब क्या? जॉब, हमारा जॉब, क्या वो जॉब हमारा स्टेबल है? अगर हमारा जॉब स्टेबल होगा तो क्या होगा? हम लोग मोटिवेटेड होंगे ना, लॉयल रहेंगे वो कंपनी के लिए, और उससे हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे, और उससे कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इनडायरेक्टली हमें ही मिलता है एज इन इंक्रीमेंट और डीएस एंड ऑल। और अगर कोई बंदा सपोजिंगली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो वो इतना ध्यान नहीं देता है काम पे कि भाई ठीक है चल कॉन्ट्रैक्ट पे ये ना, मैं कर लेगा, ऐसा वैसा बोल के हटा देता है। तो इतना ध्यान नहीं देता है। ध्यान कौन देता है? जो परमानेंट होगा, समझा। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक जॉब की सिक्योरिटी होती है उसके पास कि हाँ भाई मेरी जॉब सिक्योर है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 13 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, अभी इनिशिएटिव का मतलब क्या? टू डू समथिंग, टेक, लाइक कि कोई चीज़ करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना। फर्स्ट स्टेप लेना, अभी फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आपने कोई एक सजेशन दिया, आपको एक न्यू आइडिया है कि ये प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो सब के ये इनिशिएटिव्स है आपके। तो ये सारे इनिशिएटिव्स अगर कंपनी एक्सेप्ट करती है तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वैसे ही, तो उससे आपको थोड़ा प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी कंपनी मेरा सुन रही है। तो इसके लिए आपको
और कंपनी के लिए आप लॉयल हो जाओगे। अगर वही कंपनी बोलती कि नहीं मेरे को नहीं सुनने के तेरा भाई, तू जा, टाल देंगे हाँ कल परसों, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लगेगा यार मेरा सुन ही नहीं रहा है कंपनी में, फालतू में इधर काम कर रहा हूँ, मेरे को जो ग्रोथ चाहिए तो मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या कंपनी को क्या करना चाहिए, जो इनिशिएटिव्स आप दे रहे हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, CORPSE, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। टर्म बहुत न्यू है ना, बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब कुछ नहीं, सिंपल है, टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट है, उसको ऐसा लिखा गया है बस। तो टीम स्पिरिट क्या बोलता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूनाइट होके एज अ टीम वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी है उसको आराम से तोड़ सकते हैं, बट अगर भाई 10 लकड़ियाँ हो, क्या उसको आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं, बहुत 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 बार देखना पड़ेगा उसको कर करके, तो जाके भी वो होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे इधर पे भी बोलते हैं कि एक बंदा मत करो, एक बंदा करेगा तो ठीक है वो अचीव कर लेगा, बट अगर पूरा ग्रुप मिलकर करेगा तो बहुत ज़्यादा अचीव होगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स यही बोलता है। तो अभी हम लोग का हो गया ये 14 पॉइंट्स, जो कि हेनरी फ्यूल दी फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ने ये 14 पॉइंट्स दिए, जिसको अगर हम लोग अपने कंपनी में एज अ मैनेजमेंट के लिए लगाएंगे तो ये हमें बहुत हेल्प करेंगे हमारे साउंड डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस के मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। तो अभी हम लोग क्विकली 14 पॉइंट्स को रिवाइज करके देख लेते हैं कि ये 14 पॉइंट्स क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो ताकि वो आसान हो जाए करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको उतनी पावर भी दो कि उतना काम कर पाए। अगर उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और कम पावर दिया तो नहीं होगा, वैसा वाइज वर्सा। और ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली फंक्शन करे, स्मूथली फंक्शन करे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदे को एक ही सुपीरियर, एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर क्या देगा, ऑर्डर देगा बस, मल्टीपल नहीं। और वैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या, एक पूरे ग्रुप को एक सुपीरियर देगा और पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव एक ही होगा। देन प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, क्या एक इंडिविजुअल बंदे के इंटरेस्ट को मत देखो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखो, तो बहुत अच्छा है। अगर एक को देखोगे तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, क्या जितना पैसा उसको कैसे देने का, जितना वो काम करता, जितना उसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से उसे पैसा दो, किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं, उसके एक्सपीरियंस उसके वर्क के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज कर लो, मल्टीनेशनल कंपनीज है तो मेक अ बैलेंस, ना ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो ना ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन, प्रॉपर एक बैलेंस रखो दोनों के बीच में। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या था, एक प्रॉपर लाइन में जाता था, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो डायरेक्ट क्रॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, ओके गैंग प्लैंक। देन हाँ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या, सही बंदे को सही जगह पे सही समय पे रखना है, प्रॉपर एक प्रॉपर बंदे को प्रॉपर जॉब देनी है, प्रॉपर टाइम पे देनी है, ठीक है, ताकि उससे बेस्ट रिजल्ट्स आए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको इक्वली ट्रीट करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, परमानेंट जॉब, जॉब सिक्योरिटी देना है उसे, जॉब सिक्योरिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव्स को कोई भी न्यू चीज़ें, न्यू आइडियाज, न्यू सोल्यूशंस, एक्सेप्ट दैट। देन प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, टीम स्पिरिट जनरेट करो ऑर्गेनाइजेशन में, समझा। सो अभी बस एक काम बचा है, और क्या, सब्सक्राइब बटन को फाड़ दो टच कर करके, लाइक करो, शेयर तो फुल धमाल, और कमेंट भी करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ओके बाय।